गाजा युद्ध का आज 51वां दिन है। भीषण जंग में 16,000 से भी ज्यादा मौत के 48 दिन बाद 4 दिन का एक समझौता हुआ, जिसमें बंधक छोड़ने और मानवीय मदद जैसी शर्तें रखी गई। लेकिन अब वो 4 दिन की टाइमलाइन भी 15 घंटे बाद खत्म होने वाली है। गाजा युद्ध अब 2 हिस्सों में बंटता दिख रहा है। एक तरफ बंधक हैं और दूसरी तरफ गाजा का भविष्य है कि अब गाजा का आगे क्या होगा। क्या गाजा अल मवासी में समा जाएगा? बंधक, गाजा का भविष्य और ये आ गया अल मवासी। अल मवासी क्या है? अल मवासी का जिक्र क्यों हो रहा है? 15 घंटे बाद गाजा का क्या होगा? आज इस पर हम एक बड़ा शो लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले गाजा से आई कुछ नई तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, फिर अल मवासी के बारे में आपको बताएंगे क्या होगा 51वां दिन। उसके बाद देखिए 51 दिन हो चुके हैं और 4 दिनों का जो समझौता हुआ था उसमें 2 इशू हैं अब, बंधक और गाजा का भविष्य। बंधक और पर ही गाजा का भविष्य टिका हुआ है, वरना फिर युद्ध तो है ही। और वो 15 घंटे बस बचे हैं। फिर अल मवासी, ये अल मवासी आज बहुत बड़ा फैक्टर है। इस अल मवासी को आप मिस नहीं कर सकते। और ये अल मवासी ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई कैंप है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी जगह जो गाजा के भविष्य में अब बहुत अहम हो चुकी है। ये आपके सामने आज इस शो में धीरे धीरे आएगा। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए जो अभी आ रही है। 7 अक्टूबर इजराइल में गैस स्टेशन को लूटते हमास के लड़ाके। 7 अक्टूबर का दिन जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, वहां देखिए कैसे गैस स्टेशन को लूटा गया। उस गैस स्टेशन पर बने सुपरमार्केट को लूट लिया हमास के लड़ाकों ने। और लड़ाकों को अंदर आता देख आप देखिए कैसे उस दुकान में मौजूद लोग, उस दुकान का या सुपरमार्केट का स्टाफ कैसे भाग रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी हमास लड़ाकों के आने के बाद किस तरह से वहां पर आप देखिए तबाही मची थी, ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन रह रहकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमास लड़ाकों की लूट, उनका वहां पर जो कहर था, कैसे उन्होंने ना घर छोड़ा, ना दुकानें छोड़ी, ना गैस स्टेशन छोड़े, ना सुपरमार्केट छोड़े, उन सब का सबूत धीरे धीरे ऐसे सामने आ रहा है। सात अक्टूबर इजराइल में गैस स्टेशन को लूटते हमास के लड़ाके और उनकी तस्वीरें आपके सामने देखिए। खाने पीने की चीजें लूट रहे हैं, बिस्कुट, टॉफी, ये सब लूट रहे थे, चॉकलेट्स लूट रहे थे। ये खाने पीने की चीजें जो इनके सामने आया खाने के लिए, हाथ में जो भी आया, वो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स, पानी की बोतलें, जो इनके सामने आया वो सब लूटते हुए लेकर जाते दिखे हमास के लड़ाकों। देखिए कैसे भाग रहे हैं, डस्टबिन तक उठा ले गए, डस्टबिन भी नहीं छोड़ा हमास के लड़ाकों ने, डस्टबिन लेकर भागते दिखे हैं हमास के लड़ाके। गैस स्टेशन पर बने एक सुपरमार्केट में घुस गए ये हमास के लड़ाके। और उसके बाद यही नहीं, राफा बॉर्डर पर जो राहत सामग्री आई जा रही है वो भी लूटी जा रही है। राफा बॉर्डर जो मिस्र से लगा बॉर्डर है, जहां से गाजा में हेल्प आ रही है, एड आ रही है, उसकी भी लूट मची हुई है। राफा बॉर्डर पर राहत सामग्री के ट्रकों को लूट लिया। ऐसी कुछ हमला किया तो लूटा और मदद आई तो लूटा। मतलब जब वो इजराइल गए थे तो भी लूटा और जब मदद इनको दुनिया भेज रही है तो भी लूट रहे हैं उसको। और वेस्ट बैंक के अल जलाजून कैफे पर इजरायली अटैक अब आपको दिखाते हैं। गाजा में तो सीज फायर है, लेकिन वेस्ट बैंक में कोई सीज फायर नहीं है और वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। वेस्ट बैंक के अल जलाजून कैफे पर इजरायली अटैक की तस्वीर देखिए। इजराइल हमला करता है तो ये देखिए कुछ इस तरह से तबाही दिखती है, और जब हमास हमला करता है तो फिर क्या तस्वीरें आती हैं वो हमने आपको दिखाई, और जब इजराइल हमला करता है तो कैसी तस्वीर आती है ये आप सामने देख सकते हैं। लेकिन अल मवासी क्या है? अल मवासी, अल मवासी अचानक सुर्खियों में क्यों है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल गाजा युद्ध में अब जो हालात बन रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, क्योंकि इजराइल ने दक्षिणी गाजा में रह रहे लोगों से अब इस इलाके को खाली करने को कह दिया है। इजराइल ने लोगों से अब खान यूनिस और आसपास के इलाकों से लोगों को अल मवासी जाने के लिए कहा है। लेकिन ये अल मवासी है कहां, ये जानिए।
अल मवासी राफा के पास पश्चिमी गाजा में पड़ता है। अल मवासी का पूरा इलाका 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अल मवासी की आबादी अभी 69,000 है, जो पूरे गाजा की आबादी का 3% हिस्सा है। ये अल मवासी आपके सामने भूमध्य सागर से लगता हुआ 14 वर्ग किलोमीटर, 69,000 की आबादी, 3% गाजा की आबादी का। अल मवासी एक तो पहले से ही बहुत छोटा इलाका है, ऊपर से अब इजराइल ने लोगों से दक्षिण गाजा खाली कर यहां जाने को कह दिया है। अभी आपको अल मवासी के बारे में और बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे इलाके में जब पूरे गाजा के लोग आ जाएंगे, जब पूरा इलाका जो गाजा का है वो 23 लाख लोगों की आबादी जिसमें है, वहां से लोग अगर इस तरह से आ जाएंगे तो आखिर इसकी तस्वीर कैसे होगी। आप समझिए, अल मवासी से उत्तरी पहुंचने के लिए पहले उत्तरी गाजा से जो लोग दक्षिणी गाजा आए हैं, उनको दक्षिणी गाजा से अब जाना पड़ेगा अल मवासी की तरफ। 14 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कुल 22 लाख की आबादी को जाने को कहा गया है। अब अगर यहां 22 से 23 लाख की आबादी हुई तो यहां का पर स्क्वायर किलोमीटर घनत्व तो आप समझते हैं आबादी का क्या होगा, 1,64,285 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इस एरिया में 1,64,285 लोग रहने को मजबूर हो जाएंगे। यानी जिस पूरे 14 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 69,000 रहते हैं, वहां मात्र 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 1.25 लाख लोगों को रहना पड़ेगा। आप सोचिए अल मवासी कैसे वहां पर बिल्कुल एक गोडाउन बन जाएगा, लोगों का भूसे की तरह भरना पड़ेगा वहां लोगों को। और इस हालात को लेकर अब आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है, क्या होगा इससे, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि गाजा के दक्षिणी हिस्से में स्थित खान यूनिस में हमास के टॉप लीडर मौजूद हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम याह्या सिनवार का है और दूसरा नाम है मोहम्मद दाइफ का, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्योंकि खान यूनिस इनका पैतृक इलाका है और आईडीएफ की स्ट्रेटजी के मुताबिक अब दक्षिण गाजा से लोग अल मवासी की ओर जाएंगे, तो उसमें हमास के टॉप लीडर अगर वहां मौजूद होंगे तो उनकी मूवमेंट ट्रेस हो सकेगी। इसके लिए इजराइल की सैटेलाइट पल पल मॉनिटरिंग मोड पर रहेगी और जैसे ये टॉप लीडर ट्रेस होंगे उन्हें इजराइल खत्म कर देगा। तो ये देखिए, और ये आ चुकी है आपके सामने वो सैटेलाइट। इस सैटेलाइट के बारे में भी आपको बताते हैं। इजराइल के सर्विलांस का लोहा दुनिया मानती है। और आइए आपको बताते हैं कि धरती के साथ इजराइल अंतरिक्ष से कैसे हमास के मूवमेंट पर नजर रख सकता है। इजराइल की इस जासूसी सैटेलाइट का नाम है ओफेक 13। 29 मार्च 2023 को इजराइल ने इसे लॉन्च किया था। यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रिकॉनेसेंस सैटेलाइट यानी जासूसी उपग्रह है। खुफिया और सैन्य अभियान के लिए इजराइल इसका इस्तेमाल करता है। दिन हो या रात, यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद इमारतों, रास्तों और लोगों के मूवमेंट की अल्ट्रा एचडी इमेजेस ले सकती है। इनफैक्ट इसके बारे में कहा जाता है कि यह अंतरिक्ष से एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन तक पढ़ सकती है। इसकी रेंज में पूरा मिडिल ईस्ट है और जानकार मानते हैं कि इजराइल इस स्पाई सैटेलाइट के जरिए ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करता है। इस सैटेलाइट को खास तौर पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय के लिए डिजाइन किया गया है और दुनिया में केवल अमेरिका, चीन और रूस और जापान के पास इस लेवल की सैटेलाइट्स हैं। लॉन्च के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा था कि नजदीक हो या दूर, इजराइल के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए यह सैटेलाइट हमारी क्षमता को बढ़ाएगी। इस सैटेलाइट की मदद से हम जमीन, समंदर, हवा और अंतरिक्ष में भी दुश्मन को मारने की क्षमता, ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ जाएगी और हम उसको इंक्रीज करेंगे। जनरल मस्टन, शुरुआत आपसे। अल मवासी, आप कितना बाय करते हैं इजराइल के इस प्लान को और इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, अल मवासी का जो इजरायली प्लान है, मेरे को लगता है इसके कुछ कारण है। नंबर 1 कारण यह है कि वहाँ पर शायद इजरायली इंटेलिजेंस को पता है कि उसके नीचे टनल्स नहीं हैं। दूसरा, वो जगह है जहाँ पर किसी को भी जाना, वो चाहते हैं कि जितने वहाँ सिविलियन लोग हैं, पैलेस्टीन लोग हैं, 22 लाख लोग हैं, खैर 22 लाख तो वहाँ जाएंगे नहीं, उनको वहाँ जमा करके और उनको बताना ये सुरक्षित है। इसका मतलब वहाँ पर कोई टारगेटेड बॉम्बिंग नहीं होगी। ये बहुत उनका क्लियर मुद्दा है और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव उनका भी क्लियर है, हमास को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन्हीं टेररिस्ट के बीच में, ये इन्हीं जनता के बीच में, ये शिनवार या मोहम्मद दाइफ है, जितने भी हैं, ये सब आके वहाँ घुल मिल जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करना ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है और ये लॉन्ग टर्म एम के लिए नहीं है। ये सिर्फ जब तक मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा तब तक है। जब मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमास का डिस्ट्रक्शन होगा,
ये तमाम जनता पूरे गाजा में नहीं, लेकिन अभी जनरल द्विवेदी, अभी जो लोग साउथ से नॉर्थ जाना चाहते हैं उनको इजराइल ने रोक दिया कि आप नॉर्थ नहीं जाएंगे। अब साउथ से उनको वो अल मवासी अल्ट्रा साउथ भेज रहा है। तो केवल वहां पर हमास का खात्मा ही एक मिशन है या इसके पीछे और भी कोई रणनीति आपको इजराइल की नजर आती है? देखो गौरव, पॉइंट यह है कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय इजराइल को है कि हमास और सिविलियन को कैसे अलग किया जाए, क्योंकि अगर ये इकट्ठे हैं और जो हमास की रणनीति है कि सिविलियन के बीच में लड़ना है, तो इसलिए क्या है कि सिविलियन की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी वो एक सेफ जोन बनाना चाहते हैं, सेफ जोन में यानी कि जिसमें सिविलियन हो और हमास के वो जो आतंकी हैं वो उनको अलग किया जाए। दूसरी बात रणनीति ये है कि देखो, जब आपने हमास को डिस्ट्रॉय करना है, ये इनकी मिशन है, ठीक है। कि 3 मिशन है, हमास को डिस्ट्रॉय करना, गाजा को डीमिलिटराइज करना और बंदियों को छुड़ाना। ठीक है। हमास को अब तभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब उनको सिविलियन से अलग थलग करेंगे। लेकिन वो हो कहां रहा है? अभी आप देखिए कर्नल शैलेंद्र, अभी जो 14,000 लोग मारे गए हैं गाजा में, उनके बारे में कोई बाइफर्केशन है ही नहीं हमारे पास, दुनिया के पास नहीं है कि उसमें हमास के लड़ाके कितने हैं या फिर सिविलियंस कितने हैं। इजराइल जो कहता है उस पर हमास गाजा के लोग या दुनिया बहुत ज्यादा भरोसा करती नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन हमास का लड़ाका है और कौन गाजा का है? और अल मवासी में भी अगर हमास के लड़ाके नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? जहाँ तक अल मवासी का सवाल है, मुझे लगता है कि इजराइल की एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसे मालूम है, उसकी इंटेलिजेंस बताती है कि खान यूनुस अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय वहाँ पर जो तकरीबन पर स्क्वायर किलोमीटर की आबादी जो चल रही है, वो चल रही है 20 से 22 हज़ार प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब अगर उसे वहाँ के हेडक्वार्टर्स और वहाँ का टनल नेटवर्क ऑपरेट करना है इजराइल ने डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कहने के लिए क्लियर है लेकिन वहां सर्च अभी भी चल रही है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग कि साउथ वाले नॉर्थ में वापस आ जाओ, वो चाहेगा भी नहीं। वो एक दो तरह का प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। एक, खान यूनिस में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है, जगह क्रिएट कर रहा है कि देखिए हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपको यहां से हटाया है, आप हटें या ना हटें वो एक अलग बात है। साथ ही साथ पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि 1 किलोमीटर बाय 14 किलोमीटर के अंदर ये 20-22 लाख लोग कैसे आएंगे। सो इसको आप सॉल्व करिए, आप या तो इजिप्ट से जगह दीजिए या जो मर्जी आए करिए, लेकिन हमें खान यूनिस चाहिए ऑपरेट करने के लिए, बिल्कुल मैन्यूवर करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, तो ये सामने जो टाइमर चल रहा है, ये है गाजा की भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। 14 घंटे 47 मिनट 4 3 2 1 सेकंड बाद गाजा का क्या होगा? अगले 15 घंटे बाद गाजा में क्या सीज फायर एक्सटेंड होगा या फिर एक बार फिर से इजराइल के सैनिकों की बंदूकें गरजेंगी, एक बार फिर से इजराइल के फाइटर जेट यहां पर बमबारी करेंगे? गाजा का क्या होगा 14 घंटे 46 मिनट 43 सेकंड बाद? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर आ रही है गाजा युद्ध से, वो देखिए। इजरायली बंधकों की रिहाई करती अल कस्साम ब्रिगेड। यह है आपके सामने तस्वीर। इजरायली बंधकों की रिहाई का आज आखिरी दिन है और यह अल कस्साम ब्रिगेड जो उनको इजराइल से बंधक बनाकर लेकर गई थी, वो कैसे अब उनकी रिहाई कर रही है, उसकी तस्वीरें हैं। और वॉर में प्रोपेगेंडा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है या कितनी ज्यादा उसकी अब यहां पर जरूरत महसूस हो रही है इन लोगों को। आप देखिए, ये वो लड़ाके हैं जो इन बंधकों को लेकर गए थे बंधक बनाकर। अब वो मल्टी कैमरा से हर एंगल से अपने वीडियो बनवा रहे हैं और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन बंधकों को रिहा कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉर जिसको कहते हैं, उसमें भी कैसे इन्होंने महारत हासिल कर ली है, वो आप देखिए। अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, अपना चेहरा नहीं छुप यहां पर दिखा रहे, लेकिन दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा ये इजरायली बंधकों की फिक्र करते हैं या उनको छोड़ने के लिए कैसे अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं, ये जरूर दिखा रहे हैं। इसी बीच देखिए, बंधकों को लेकर लौटा इजरायली हेलीकॉप्टर दिखाते हैं आपको। यह है वो इजरायली हेलीकॉप्टर जो बंधकों को लेकर लौटा है और इसी तरह हेलीकॉप्टर से बंधकों को ला रही है नेतन्याहू सरकार और फिर उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। और
रेड क्रॉस को जब हमास देता है तो हमास के बाद रेड क्रॉस को सौंपे जाने के बाद वो फिर इजराइल की सेना को सौंपे जाते हैं और इजराइल की सेना फिर उनको अपने देश लेकर आती है। ये पूरा प्रोसेस है, सीधे हमास इजराइल की सेना को नहीं देती। रेड क्रॉस इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है और बंधकों को लेकर रेड क्रॉस पहले हमास से आती है और फिर इजराइल को देती है। बंधकों की रिहाई, जनरल मस्टन, आपको लगता है अब सारा ये गाजा युद्ध इसी पर टिका हुआ है? बंधकों की रिहाई जब तक चलेगी तब तक हमास के लड़ाकों की सांसें चलेंगी। गौरव, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगले 15 घंटे के बाद क्या? हाँ। और वही आपका सवाल है। मेरे को लगता है, देखिए, दो ऑप्शन है। एक तो है ये बंधक की लड़ाई चलती रहेगी, मतलब रिलीज की, और सीज फायर एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है, और दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन रिज्यूम होगा। अब इसमें ज़्यादा लाइक्लीहुड ये है कि ये बंधकों की रिलीज का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे को लगता है सीज फायर एक्सटेंड होगी और इसके कारण है, देखिए, पहली बात, हमास चाहता है, उसने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि हम और बंधक रिलीज करना चाहते हैं। इजराइल के भी हित में है, क्योंकि अभी जो लोकल उनका पब्लिक प्रेशर है वो उनके ऊपर काफी है, और एक प्रायोरिटी भी है नेतन्याहू की कि बंधक को रिलीज कराना है। उसके बाद उनके पास समय है, फ्री फॉर ऑल जिसको बोलते हैं, जब ये सारे बंधक रिलीज हो जाएंगे अपना हमला रिज्यूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 बेटर है, ऑप्शन 1 बेटर है, ठीक है। लेकिन उन लोगों का क्या करें सर जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है? एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, खान यूनिस में अपने लोगों को खोजने के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो लोग हैं जो खान यूनिस में इजराइल की बमबारी के बाद मची तबाही के बाद अपने लोगों को खोज रहे हैं, और जिनके मन में ये सवाल हो कि आक्रमण रुकने के बाद गाजा में क्या कुछ हो रहा है, तो ये तस्वीरें उसका जवाब हैं। गाजा में अभी भी लोग अपनों को खोज रहे हैं। एक माँ अभी भी अपने बच्चे को वहां पर देखिए कैसे मलबे से निकालने की कोशिश कर रही है। ये खान यूनिस यानी साउथ गाजा की तस्वीर है। ये किताबें वहां पर वो देखिए कैसे अपने बच्चों की वो निकाल रही है मलबे से, ये आप देख सकते हैं। तो युद्ध विराम आगे बढ़ेगा या नहीं? गाजा में आगे क्या होगा? भीषण जंग फिर से शुरू होगी? ये सिर्फ 15 घंटे बाद साफ हो जाएगा, बल्कि अब तो 15 घंटे भी नहीं है, 14 घंटे 42 मिनट और चंद सेकंड बाकी हैं। लेकिन इस बीच गाजा में ऐसा कुछ हुआ है जो बीते 20 साल में नहीं हुआ। बीते 2 दशक में गाजा की जमीन पर पहली बार कोई इजरायली प्रधानमंत्री पहुंचा है। 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास में युद्ध छिड़ने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अचानक गाजा पट्टी पहुंच गए। रविवार को नेतन्याहू उत्तरी गाजा पहुंचे, यहां इजरायली सेना के जवानों से मुलाकात की और हमास की सुरंग के अंदर भी वो दाखिल हुए। इसके बाद नेतन्याहू ने कहा, हम अंत तक युद्ध जारी रहेंगे, ये कहा है, जारी रखेंगे, ये कहा है नेतन्याहू ने। यानी वो कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई तक तो युद्ध रुकेगा, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ हम अंत तक युद्ध जारी रखेंगे और जीत मिलने तक हमें कोई नहीं रोक पाएगा, ये कहा उन्होंने। इसी बीच एक और बड़ी तस्वीर आ रही है। इजरायली अटैक के बाद अल वफा अस्पताल आपको दिखाते हैं। इजरायली अटैक के बाद अल वफा अस्पताल की क्या हालत हुई है। यह एक और अस्पताल है गाजा का जिस पर इजरायल ने हमला किया, बमबारी की, और फिर वो अस्पताल बिल्कुल आप देखिए कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो ये इजरायली अटैक के बाद तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। बम के हमले के बाद साउथ गाजा की अल रेदा मस्जिद आप देखिए। अल रेदा मस्जिद की क्या तस्वीर सामने आ रही है। यह मस्जिद जहां पर इजरायल ने अटैक किया और देखिए कैसे तबाह करके रख दी इजरायल ने इस तस्वीर को, इस मस्जिद को। और इजरायल का मानना है कि यहां पर हमास का ठिकाना था और फिर उसने यहां पर बमबारी की। ये सारी तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं लेकिन अब आ रही हैं। कुछ दिन पहले मतलब जब कुछ दिन पहले इन पर अटैक हुआ, तस्वीरें आज की हैं, लेकिन अटैक इन पर सीज फायर के पहले जब किया इजरायल ने, उसके बाद क्या हालत है वो आप देखिए। और अब आपको दिखाते हैं गाजा में पानी के लिए कैसे कतार लगी हुई है। आप देखिए कैसे गाजा में पानी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है लोगों के लिए। पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा है और इस तरह कतारों में लगकर उनको पानी स्टोर करना पड़ रहा है। ये देखिए ये तस्वीर आपको बताएगी कि गाजा में इस वक्त जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका कितना इस वक्त वहां पर क्रंच है, कैसे पानी का टोटा वहां पर दिख रहा है। और एक और तस्वीर इजरायली हमले में तबाह इंडोनेशियन अस्पताल आपको दिखाते हैं। इजरायली हमले में तबाह इंडोनेशियन अस्पताल देखिए। इंडोनेशियन अस्पताल के आसपास इजरायल ने काफी बमबारी की है और इस अस्पताल को काफी नुकसान पहुंचा है और यह तस्वीर उसी की। तो
इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम का आज आखिरी दिन है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे 4 दिन का युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायल, हमास और दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम कराने वाले देश इसे आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम आगे बढ़ेगा? फिलहाल इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। देखिए, युद्ध विराम के चौथे दिन हमास जिन इजरायली बंधकों को रिहा करने वाला है, उनकी लिस्ट तो तैयार है। आज हमास इजरायल के 11 बंधकों को रिहा करेगा और ऐसे में तय फॉर्मूले के मुताबिक जाहिर है इजरायल इससे 3 गुना यानी 33 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इससे पहले 3 दिन में हमास ने इजरायल के 40 बंधकों को रिहा किया था, जिसके बदले में इजरायल ने भी फिलिस्तीन के 120 कैदियों को छोड़ा। समझौते के मुताबिक 4 दिन के युद्ध विराम में हमास को 50 इजरायली बंधकों को रिहा करना था। इसके बदले में फिलिस्तीन के 150 कैदी इजरायली जेलों से रिहा होने वाले थे। तो 4 दिन के युद्ध विराम में 50 और 150 यानी 50 बंधक हमास छोड़ेगा और 150 कैदी इजरायल छोड़ेगा। यह पूरा एक्सचेंज होना है। 40 और 120 हो चुका है। अब आखिरी दिन के बाद क्या आज, पहली बात तो आखिरी दिन अभी तक जो बंधक छोड़े जाने थे वो छोड़े नहीं गए, और उसके बाद फिर क्या ये होगा कि ये एक्सटेंड हो? देखिए, स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क तेल अवीव पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू मस्क ने किबुत्ज का दौरा किया है। किबुत्ज वो इलाका है जहां पर हमास का सबसे ज्यादा हमला देखा गया 7 अक्टूबर को। हमास ने जहां तबाही मचाई थी वहां पहुंचे एलॉन मस्क। 7 अक्टूबर को हमास की तबाही जो मची थी उसके निशान को एलॉन मस्क ने देखा। तो एलॉन मस्क को आप देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट में आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम नेतन्याहू उनके साथ हैं और एलॉन मस्क अपने आप में बड़ा अलग सा किरदार है। यूक्रेन वॉर से भी इनका कनेक्शन जुड़ता है और गाजा युद्ध में भी ये पहुंच गए हैं। एलॉन मस्क इस वक्त सैटेलाइट जो स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है उसके जरिए सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने वाले, यूक्रेन को इंटरनेट देने वाले पहले वो प्रमोटर थे स्पेस एक्स के, जिन्होंने वो इंटरनेट दिया था। और अब यहां पर वो तेल अवीव पहुंचकर इजरायल में जो हमास की मचाई तबाही है उसके निशान देख रहे हैं। किबुत्ज पहुंचे हैं वो। आप देख सकते हैं कैसे इस वक्त आपको वो बुलेट प्रूफ जैकेट में इजरायल के अधिकारियों के साथ दिख रहे हैं। जनरल द्विवेदी, ये एलॉन मस्क ठीक है वहां पर पहुंचे हैं, इनका क्या इंटेंशन है ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, आपको लगता है कि वाकई इजरायल को अब यहां पर इस मोड़ पर ये एक्सटेंड करना चाहिए सीज फायर? देखो गौरव, ये एक मजबूरी है, क्योंकि जो संगठन ये हमास है उसकी यही रणनीति थी कि बंधकों के साथ सौदाबाजी करेंगे और वो अपने युद्ध को कंट्रोल करेंगे। जब 2 पार्टी लड़ती हैं तो हर एक पार्टी कोशिश करती है युद्ध को कंट्रोल किया जाए। इजराइल की स्ट्रेटेजी हमास को जितना हो सके नुकसान पहुंचाए और हमास की स्ट्रेटेजी है बंधकों का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठाएंगे। तो जिस चरण पर अभी ये युद्ध है तो ये आसार यही बता रहे हैं कि ये सीज फायर एक्सटेंड होगी और बंधकों को और रिहाई किया जाएगा। पर 2 बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। जब सीज फायर होगी तो किस हद तक हमास अपना वादा पूरा करता है उस पर मुनहसर होगा, और साथ ही साथ किस हद तक इजराइल नॉर्थ गाजा में अपनी हरकतें किस प्रकार वो कंट्रोल में करता है। मतलब अभी गाजा में हमास कैसे रिएक्ट करता है इस पर बहुत कुछ टिका है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर कर्नल शैलेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। इजरायल हमास युद्ध विराम पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। इजरायल ने युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर शर्त रखी है। देखिए, जो बात हम कर रहे हैं कि क्या होगा 15 घंटे बाद, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। इजरायल ने हमास के सामने नई शर्त रखी है। हर दिन 10 बंधकों की रिहाई की शर्त रखी है इजरायल ने। हर दिन 10 बंधकों को रिहाई करनी होगी और उसी के साथ ही युद्ध विराम बढ़ेगा। यह इजरायल की शर्त है। इजरायल सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हमास को पता है कि हम युद्ध विराम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमास को 50 और इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। तो यह यहां पर इजरायल की नई शर्त सामने आ गई है। इस पर बात करूंगा, लेकिन जल्दी से आपके सामने ग्राफिकल रिपोर्ट रखता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि कतर की दोनों पक्षों में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिश में दोनों पक्ष हैं और इसके लिए नया फॉर्मूला भी पेश किया गया है। उसके मुताबिक हर 10 बंधक की रिहाई के एवज में 1 दिन का युद्ध विराम होगा और यही यहां पर कहा है अब नेतन्याहू ने। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम तभी जब 10 बंधक रोज छूटेंगे। एक छोटा सा कमेंट कर्नल शैलेंद्र, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू भी यहां पर अब चाहते हैं कि अगर छूट रहे हैं तो सारे बंधकों को एक साथ छुड़ा लें, फिर आगे देखें क्या करना है? नेतन्याहू के ऊपर एक डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रेशर है, एक इंटरनल प्रेशर भी है कि उन्हें वो बंधक छुड़ाने हैं, हर कीमत पर छुड़ाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब आप एक नई शर्त को
बोलकर शर्त के तरह रखते हैं तो आप एक्चुअली हमास को यह दिखा रहे हैं कि नहीं, हम डिक्टेट करेंगे कैसे है। अदरवाइज 10 बंधक छुड़ाना एक दिन के पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू कह रहे हैं दैट मींस एक्सेप्टेबिलिटी है, हमास कह रहा है एक्सेप्टेबिलिटी है, कतार बोल रहा है एक्सेप्टेबिलिटी है, इजिप्ट बोल रहा है एक्सेप्टेबिलिटी है, और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। यह सबसे बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर इसमें जीतेंगे तो सभी जीतेंगे, कोई हारेगा नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छी विन विन दोनों के लिए है अगर इस तरह से यहां पर कोई समझौता हो जाता है और एक्सटेंड करता है ये सीज फायर। लेकिन देखिए, अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनी तो जाहिर है गाजा में शांति की कीमत हर दिन 10 बंधकों की रिहाई होगी। हमास हर रोज इजराइल के 10 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल गाजा पर हमले नहीं करेगा। ऐसे में सवाल यह कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद क्या होगा? क्या हमास वाकई सारे बंधकों को रिहा कर देगा या अपनी ढाल के लिए कुछ बंधक रखेगा, और कब तक रखेगा? क्या इजराइल फिर से हमास के खात्मे के मिशन में लग जाएगा और गाजा में फिर से तबाही और बर्बादी का मंजर होगा? अंत क्या होगा इस समझौते का, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं। गाजा सीमा पर बढ़ती इजरायली सेना की ताकत आप देखिए। सीज फायर के दौरान भी इजराइल लगातार वहां पर रीअलाइन कर रहा है और वहां पर रीडिप्लॉयमेंट भी चल रहा है उनका। गाजा सीमा पर इजराइल की सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। हालांकि सैनिकों को आप देख सकते हैं, टैंक की नाल पर बैठा वो सैनिक बस अब अपने ऊपरी अधिकारियों के आदेश के इंतजार में है कि आगे करना क्या है। यह है इजराइल की सेना का इस वक्त का सूरत हाल, जहां वो बड़ी संख्या में गाजा की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि बंधकों की रिहाई हो रही है, एक शांति समझौता है, इसलिए केवल वो वहां पर गाजा के मुंह पर जाकर बैठे हैं। कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। फायर का बटन नहीं दबा रहे वो, लेकिन तैयारी पूरी है और जैसे ही उनके पास वो ऑर्डर आएगा, आप देख सकते हैं क्या तैनाती और क्या हाल होगा गाजा का फिर से। लेकिन गाजा में इजरायली एक्शन का नतीजा तो देखिए आप, वो ट्रेलर गाजा ने देख लिया है। गाजा में इजरायली एक्शन का नतीजा आप देखिए, जो 50 दिन से वहां पर लगातार तबाही मच रही थी। 50 दिन में आप 3 दिन या 4 दिन निकाल दें तो करीब 45-46 दिन जो तबाही गाजा में मची है, उसी का असर ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं नॉर्थ गाजा तो लगभग 80% बता रहे हैं तबाह हो चुका है, और साउथ गाजा में भी ठीक ठाक तबाही इजराइल ने मचा दी थी इस सीज फायर से पहले। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं। देखिए, इराक में अल कस्साम की यूनिफॉर्म में अमेरिका का विरोध हुआ है। अब इराक में हमास की जो मिलिट्री ब्रिगेड है अल कस्साम, उसकी यूनिफॉर्म में लोगों ने अमेरिका का विरोध किया और ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सॉलिडारिटी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हमास के समर्थन की हैं। एक तरफ हमास पर लगातार हमले हो रहे हैं, एक तरफ इराक में अमेरिकी बेसेस पर लगातार अटैक हो रहे हैं, सीरिया में अमेरिकी बेसेस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक कौन कर रहा है? ये अटैक हमास के समर्थक कर रहे हैं, और न केवल अटैक कर रहे हैं बल्कि हमास के समर्थन में हमास की यूनिफॉर्म पहनकर वो अमेरिका के खिलाफ रैली भी निकाल रहे हैं। और इसी बीच टोरंटो से भी एक तस्वीर है। टोरंटो में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क जाम कर दी गई। अब देखिए, ये कनाडा का हाल है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क जाम कर दी गई। वहां पर ये टोरंटो में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई एक रैली, जिसने सड़क जाम कर दी। बड़े बड़े फिलिस्तीन के झंडे हाथ में लेकर उन लोगों ने सड़क जाम कर दी। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश म्यूजियम के भीतर फिलिस्तीन समर्थक पहुंच गए। ब्रिटिश म्यूजियम के भीतर फिलिस्तीन समर्थकों की तस्वीरें आप देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री जब गाजा पहुंचे उस वक्त आप देखिए क्या तस्वीर सामने आई। एक सैनिक की वेशभूषा में, सिर पर हेलमेट लगाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, सैनिकों से घिरे हुए नेतन्याहू वहां पर एक मोटिवेशनल स्पीच देते हुए, सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए, और शायद मैं गलत नहीं तो ये कहते हुए कि हम गाजा पे हमास को खत्म करके रहेंगे। להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה.
और आइए अब आपको एक बार फिर से एक तस्वीर दिखाते हैं जहां हमास का हमला, वहां पहुंचे एलॉन मस्क। और ये तस्वीर आपको इस युद्ध का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएगी, एक अलग पहलू इस युद्ध का, जहां पर आप देखिए, आप समझिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए समझ में आता है, ब्रिटिश के पीएम आए सुनक समझ में आता है, या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आए समझ में आता है जो इजराइल को समर्थन दे रहे हो। एलॉन मस्क यहां पर अगर पहुंचे हैं तो ये थोड़ा सा अलग तस्वीर है थोड़ी सी, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी खड़े करती है। ये एलॉन मस्क का यहां पर पहुंचना, जनरल मेस्टन, क्या आपको मैसेज दिखता है यहां पर? देखिए, एलॉन मस्क ने फिलहाल एक स्टेटमेंट दिया था और ट्विटर में जो एंटी सेमिटिक था, और वो अमेरिका की जनता ने उसको पसंद नहीं किया है। तो एक तो ये डैमेज कंट्रोल मिशन पे आए हैं क्योंकि वो उनका स्टेटमेंट जनरली किसी को प्रभावित नहीं हुआ है वहाँ के अमेरिकी नागरिक को। सुनने में आया कि कुछ कंपनियों ने उसके बाद इनकी कंपनी से अपनी जो स्पॉन्सरशिप थी या जो ऐड थे वो भी वापस ले लिए। बिल्कुल, तो ये एक डैमेज कंट्रोल मेजर में आए हैं और इसीलिए किबुतू गए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इनके साथ वो क्यों गए, उसका भी कारण है। देखिए, मनी मैटर्स, मनी एलन मस्क के पास इतना है। दूसरा, कम्युनिकेशन, ये जितनी सैटेलाइट कंट्रोल है, ये सारा कम्युनिकेशन, चाहे यूक्रेन में आप देख लिए या यहाँ पर, तो उसका भी इनको फायदा है। तो ये एक बॉलीवुड स्टाइल में 14 घंटे 29 मिनट तो बचे हैं, इस बारे में तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र, आप इजराइल को, यू कैन हेट इजराइल, यू कैन लव इजराइल, बट यू कैन नॉट इग्नोर इजराइल, कह सकते हैं यहां पर। ये एलॉन मस्क के जहां जाने से प्रूव हो गया है। मैं इस बात को एक नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। व्हाई नॉट लव ह्यूमैनिटी? ये इजराइल के खिलाफ हेट, इजराइल के खिलाफ लव किस लिए? व्हाई द वर्ल्ड? क्यों पूरी दुनिया अपनी मानवता को प्यार ना देना चाहे? क्यों हमास का साथ दें? क्यों इजराइल का साथ दें? क्योंकि अगर कोई मर रहा है तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। तो फिर बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। और इसीलिए अब मैं जो दिखाना चाहता हूं वो ये दिखाना चाहता हूं कि ह्यूमैनिटी और इजराइल का समर्थन, हमास का समर्थन, इन सब के बीच एक चीज है जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वो है खुद का इंटरेस्ट या खुद की यहां पर हालत को बचाना। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अभी हमने आपको दिखाया इराक में हमास के समर्थन में, उन्हीं के कपड़े पहनकर वहां के समर्थन में वहां के लोग रैली निकाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अब तक गाजा का समर्थन करने वाले मुस्लिम जो पड़ोसी देश हैं इजराइल के या फिलिस्तीन के, वो इस युद्ध में सीधे क्यों नहीं आए? उनको क्या डर सता रहा है? तो आइए आपको आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत बड़ा यहां पर फैक्ट दिखाने चाह रहा हूं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उसके पीछे उनकी चरमराती हुई अर्थव्यवस्था है जो इस युद्ध की वजह से और ज्यादा गिर जाएगी। देखिए, यहां पर S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो है, ये इनकी अर्थव्यवस्था, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, इनकी बहुत ज्यादा इस वॉर की वजह से गिर गई है। इनकी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म का है। लेबनान में 40%, जॉर्डन में 10% और मिस्र में 8%। यहां पर 2019 के मुकाबले 2023 में जनवरी से लेकर अगस्त तक 33% ज्यादा पर्यटक लेबनान में आए, 50% जॉर्डन में आए और 30% मिस्र में आए। यानी इनके पर्यटन का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा था जब तक हमास ने 7 अक्टूबर को यह हमला नहीं किया था और इनकी गिरती हुई इकोनॉमी को थोड़ा सहारा मिल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमला हो गया 7 अक्टूबर को, और उसकी वजह से इन देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से दिसंबर 2023, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 तक इन देशों में जो होटल बुकिंग्स थी वो लेबनान में 90%, जॉर्डन में 60% और मिस्र में 50% तक रद्द हो गई। इनके ऊपर अगर इनकी आर्थिक हालत की बात करें तो इनके ऊपर लेबनान तो बिल्कुल बैंकरप्ट जैसी स्थिति में है। वहां पर करीब 300% कर्ज है जीडीपी का। जॉर्डन के ऊपर 94% है, मिस्र के ऊपर करीब 87% है। और इन तीनों देशों को अगर मिला ले, इनका नुकसान आपको मालूम है क्या है? अगर ये वॉर ऐसी खिंचती रही, अभी जो वॉर हो चुकी है, अभी जो बुकिंग रद्द हो चुकी है, उसी में इन देशों को $16.1 बिलियन यानी 1,34,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, ये S&P ग्लोबल ने कहा है। और अगर मैं ये कहूं कि इनके लिए डूब मरने वाली स्थिति है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन देशों की आर्थिक स्थिति पहले से ही पतली है। तो जनरल द्विवेदी, क्या ये रुपया ही सबसे बड़ा कारण है? जो बातें तो बहुत हो रही हैं, लिप सर्विस तो बहुत हो रही है, लेकिन ये देश एक भी नहीं आ रहे यहां पर फिलिस्तीन की मदद करने के लिए। बिल्कुल गौरव, आजकल की दुनिया में जो इकोनॉमिक्स है वो सबसे अहम है। चाहे आप अमेरिका की इलेक्शन देख लो या किसी भी दुनिया में देख लीजिए, जो इकोनॉमिक्स है इसमें पॉलिटिक्स पीछे आती है, इकोनॉमिक्स आगे जाती है।
और अपने देश का हित जो बहुत ही अहम होता है। और आपने ठीक बताया कि लेबनान की इकॉनमी तो बिल्कुल डूब गई है। आप इजिप्ट देखें, मिस्र देखें, इनके बिल्कुल कर्जाई हो गए हैं, जॉर्डन, और साथ ही साथ दो चीज़ें और भी हैं। देखो ये पूरा कारोबार जो कारोबार है, सप्लाई लाइंस हैं, उन पर बहुत नुकसान हुआ है। और दूसरा है, एक छवि होती है एक देश की, जब आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाती है या आपकी इकोनॉमी बिल्कुल गिर जाती है, आपकी बातों को मैं समाप्त करूं होता है। सर आपकी बातों को समाप्त करो क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो दुनिया उसी की सुनती है जिसके या तो रुपए में भी दम होता है और जिसकी सेना में भी दम होता है। और इजराइल के रुपए में भी दम है और इजराइल की सेना में भी दम है, और इसीलिए शायद दुनिया उसकी सुन भी रही है और दुनिया उसकी ताकत का लोहा मान भी रही है जो इस वक्त वहां पर हो रहा है। लेकिन अब यही सबसे बड़ा सवाल, जिस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं कि 14 घंटे 24 मिनट बाद गाजा का क्या होगा? यह सीज़फायर आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो इजराइल क्या फिर से, जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, वो हमला होगा? अब यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।